So, hello and hi everyone. In today's class, we are going to study a very important chapter of physics, which is also known as electricity, magnetic, and heating effects. So, here we are going to cover a vast area of topics. So, let's see. So, we are going to study all about magnets and its effects, heating effects and its uses, electromagnets and its uses, resistance, voltaic and galvanic cell, dry cell, and rechargeable batteries. So these are the topics we are going to cover in this session or this class. So first of all we are going to study about magnets. Magnets क्या होते हैं? Magnets हमारे कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जैसे आयरन को अट्रैक्ट कर रही है, उसको हम मैग्नेट बोलते हैं. Magnetic field क्या होती है? The area where magnet attracts the object towards itself, also where its force can be felt. एक ऐसा एरिया जहां पर मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को और जहां पर उसका जो फोर्स होता है, जो उसका मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो फील किया जा सकता है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेट के अराउंड जो लाइंस होती हैं उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं. अब देखो मैग्नेट का डायग्राम सिंपल है. बार मैग्नेट हमने बनाया, वी हैव मेंशन्ड द पोल्स हियर एंड देन अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है तो हमें इक्वल लाइंस खींचनी होंगी, फोर पैरेलल एंड इक्वल लाइंस टू ईच अदर, एंड देन हमें यहाँ से एज शोन फिगर में लेके जाना होगा, इसको मिक्स करना होगा. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती है तो जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाते हैं, यानी कि टेंजेंट, वो दो डायरेक्शन दिखाएगा और वो पॉसिबल नहीं होता है. तो इस केस में ये पॉसिबल होता है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है. तो पोजीशन आउटसाइड, दो पोजीशंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, एक आउटसाइड और एक इनसाइड. एक होती है नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ. तो देखो ऊपर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम देखा था उसमें ये लाइन जो थी ये जा रही थी साउथ से नॉर्थ, फिर ये जा रही थी साउथ से नॉर्थ. बट एट द सेम टाइम जो ये दूसरी लाइन है ये जा रही थी नॉर्थ से साउथ और ये भी नॉर्थ से साउथ. मतलब ये जो लाइन है ये आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी ये इनसाइड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर रही है. राइट, एक मिनट. आउटसाइड इज नॉर्थ से साउथ, हाँ ठीक है, ये आउटसाइड और वो ऊपर वाली इनसाइड. करेक्ट. डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज आइडेंटिफाइड बाय अ टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है आराम से समझेंगे. पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की उसे हम समझ सकते हैं कि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय टेंजेंट. अब टेंजेंट क्या होता है उसको जानने के लिए आपको ये फिगर देखना होगा. देखो दिस इज अ सर्कल और वी कैन से अ कर्व, या फिर हम कर्व भी बना लेते हैं फॉर मोर क्लियर डेफिनेशन. अब एक पॉइंट ले लिया मैंने इस कर्व पे ये और यहाँ से लाइन निकाल दी. अब ये जो लाइन है यहाँ से लाइन निकाल दी. अब ये कर्व के ऊपर से जो एक पॉइंट था उसके ऊपर से जो लाइन निकाल दी, इस लाइन को मैं टेंजेंट बोलता हूँ. ये आप लोग क्लास 10th के सर्कल चैप्टर में भी पढ़ेंगे. ठीक है. अब उसके बाद देखो टेंजेंट क्या होता है. टेंजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू अ कर्व एट अ पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट. ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे पास कर रही होती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं. ठीक है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग और वीक. मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म भी हो सकती हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है. अगर यूनिफॉर्म है तो इक्वल डिस्टेंस होगा. सपोज इफ आई एम हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास है, देखो अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो ऐसे आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन होगी. ये हो गई यूनिफॉर्म. यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म सिंपल है, कोई ज्यादा पास होगी, बहुत ज्यादा पास होगी.
फिर कोई बहुत ज़्यादा दूर होगी, इस तरह से। अगर स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग में बहुत पास पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और जो दूर होंगी वो वीक होंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? इज दिस टॉपिक क्लियर टू यू एवरीवन? राइट, नाउ we are going to talk about just give me a minute. Yes, now we are going to talk about magnetic effect of electric current. अब देखो, when current flows through a wire, जब करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू, तो इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। जब तुम देखोगे जो करंट कैरिंग वायर होता है वो जब उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस फिनोमिनन को या फिर इस इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, और ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। क्यों होती है? मैग्नेटिक कंपास नीडल, सॉरी, क्यों होती है? ड्यू टू द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाई इट डिफ्लेक्ट्स। क्या डिफ्लेक्ट होती है? मैग्नेटिक कंपास की नीडल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around an iron nail or a piece, magnetizes when current flows through it। एक कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जिसको हम आयरन नेल के अराउंड रैप कर देते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसा सच एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन चलो ये देख लो। इफ सपोज दिस इज एन आयरन नेल और अ पीस, अब इसके अराउंड मैं छोटे छोटे कॉइल्स बना दूं, सोलेनॉइड्स बना दूं, एंड देन मैं उसको एक कंप्लीट सर्किट प्रोवाइड कर दूं, दैट विल बी नोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही मैं सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। नेक्स्ट is going to be a talk about uses of electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ तो लिया, लेकिन ये यूज कहाँ कहाँ होता है? आइए चलिए देखते हैं। ये यूज होता है हमारी इलेक्ट्रिक बेल में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, जंक यार्ड्स में, और मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में जैसे MRI मशीन, और एक जापान में एक ट्रेन भी है, मैगलेस या मैग्नेलेस कुछ करके है, वो काम करती है इसी पे, इस पे ही बेस्ड काम करती है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही थी, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है। तो देखिए, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू, इट प्रोड्यूसेस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करता है, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? देखो, इसके यूजेस बहुत सारी जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ गिने चुने यूजेस लिख दिए हैं। हीटर्स में हम यूज करते हैं नाइक्रोम वायर, और नाइक्रोम वायर की होती है मेरे भाई हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। रेजिस्टेंस समझ नहीं आ रहा तो मैं आगे समझाऊंगा, अभी बस मैंने लिख रखा है, आगे इसकी डेफिनेशन है। बल्ब में टंगस्टन, जो फिलामेंट होता है बल्ब में, आपने पढ़ा होगा, वो किस मटेरियल का बना होता है? टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, और उस टंगस्टन मटेरियल के पास भी हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। Then if we are talking about iron press, तो नाइक्रोम वायर, अगेन इसमें भी नाइक्रोम वायर यूज होता है, और इसके पास भी हाई रेजिस्टेंस होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर आते हैं हम फ्यूज पे। तो फ्यूज क्या होता है? इट इज अ डिवाइस इंस्टॉल्ड एट, मतलब कई जगह पे इंस्टॉल होता है, एंड इसका काम क्या होता है? इट सेव्स अप्लायंसेस फ्रॉम बर्निंग, और क्या बोलते हैं उसे, खराब होने से बचाता है। ठीक है, बर्निंग, जल जाने से या डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। कैसे? सपोज यहाँ से बहुत ही हाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, अब जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू घुसेगा, इस वायर के थ्रू जब वो पास करना चाहेगा, तो ये वायर ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो जाएगी? क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो मतलब उसकी
मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो इतने देर तक करंट जाने देगा, अगर इतनी स्पीड से आया, अगर इतने उससे आया तो। लेकिन अगर उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो वो मेल्ट हो जाएगा एंड करंट पास नहीं कर पाएगा, जिससे अप्लायंसेस बच जाएंगे। ठीक है, फिर अब हमने जो मेन देखा था ऊपर, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, जो भी था वो क्या था, रेजिस्टेंस क्या थी? तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम करंट के फ्लो को अपोज कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ से करंट आ रहा है और मैं करंट को अपोज कर रहा हूँ, और अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से अपोज कर रहा हूँ मतलब मेरी हाई रेजिस्टेंस है, अगर मैं कम अपोज कर रहा हूँ तो मेरी लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे क्या डिफाइन होता है कि अगर हाई रेजिस्टेंस होगी तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, अगर लो रेजिस्टेंस होगी तो हीट प्रोड्यूस कम होगी, जैसे नाइक्रोम वायर। फिर अगर लो हीट की बात करें तो ये लो हीट वाले जो होते हैं ये कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कॉपर वायर विच इज अ कंडक्टर। देन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग देख लेते हैं। देखो वो जो सेल का डायग्राम होता है, सेम मैग्नेट जैसा तो नहीं है लेकिन हाँ टाइप ऑफ। देखो यहाँ पे हमने कॉइल्स बना दिए, यहाँ पे आयरन बार बना दिए, फिर यहाँ पे हमने 4 इक्वल लाइंस खींच दी, राइट। फिर हमने यहाँ से जैसे ऊपर निकाला था आउटसाइड और इनसाइड, तो आउटसाइड हमारा था क्या, आउटसाइड मतलब बाहर जा रहा है, इस तरह से बाहर जा रहा है, तो आउटसाइड हो गया साउथ से नॉर्थ, और इनसाइड मतलब अंदर, तो नॉर्थ से साउथ। ठीक है, क्लियर। नाउ वोल्टिक सेल क्या होता है? वोल्टिक सेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये सेल जो था ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया विद ड्राई सेल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो ये क्या था, ये एक सेल था, इसमें हम लोग यूज करते थे एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भर देते थे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था, एसिडिक या सॉल्ट सोल्यूशन होता था। अब ये जो 2 रॉड दिख रही हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, वो है मेटल रॉड्स। मेटल रॉड्स इसके साथ रिएक्ट करती हैं एंड देन दे प्रोड्यूस एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम एसिडिक और सॉल्ट सोल्यूशन ही क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि एसिडिक और सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर हमारे पास आयंस होते हैं, आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे ये आगे तुम पढ़ोगे, क्या केमिस्ट्री में भी है शायद ऐसा एक टॉपिक जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि इसका जो वो होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड 2, ये इलेक्ट्रोड 1, ये तो पता ही है। फिर ये कनेक्टिंग वायर्स आ गए और ये लैम्प, ये लैम्प का सिंबल है। ठीक है, तो अब इससे पता चल जाएगा कि वो रिएक्ट करके जब जल रहा है लैम्प, और अगर नहीं जला, सिंपल मतलब है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन्स थे वो खत्म हो गए। ठीक है, आयंस बेसिकली। द वोल्टिक सेल हैव 2 components, electrolyte and electron. When they react, they produce electricity. जब ये लोग रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ड्राई सेल में देखो, ये तुम्हारा जिंक कंटेनर आ गया जो अभी यूज करते हैं हम लोग, ये बाहर वाला जो कंटेनर है दिस इज द जिंक कंटेनर। देन जो मेटल कैप है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो मेटल कैप है। फिर ये जो रॉड दिख रही है ये कार्बन की रॉड है, एंड देन दिस ये जो रेड कलर का सब्सटेंस दिख रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के फॉर्म में था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट थिक पेस्ट के फॉर्म में है। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ रिचार्जेबल बैटरीज की, सिंपल एज उससे पता चल रहा है, ये लास्ट टॉपिक है गाइस। The batteries which can be recharged and used multiple times are known as rechargeable batteries. ऐसी कुछ बैटरीज जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिचार्जेबल बैटरीज। सपोज मेरा ये टैब, ये फोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें, लैपटॉप एटसेट्रा, इसमें क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, और लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। ये आपको सर्च करके आना है कि क्यों होती है। Okay, so this was the topic we have to cover in today's class. Bye everyone.